हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों के आघूर्ण के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, दो स्थितियों में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, लेकिन इसमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, न वो अच्छी स्थिति में होगा न वो निरक्षीय स्थिति में होगा। अब हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, इनकी बीच की दूरी है 2l। बीच की दूरी कितनी है? 2l। इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए इस द्विध्रुव के कारण आघूर्ण क्या होगा, यानी द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? तो द्विध्रुव का आघूर्ण P होता है। हम इसको लिख लेते हैं P। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। चूंकि P एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर P को हम दो दिशाओं में वियोजित कर सकते हैं। कौन कौन सी दिशा में? एक तो OP की दिशा में होगा, हम यहां बना देते हैं। OP की दिशा में P का वियोजित भाग P cos थीटा। दूसरा OP के लंब दिशा में वियोजित भाग, लंब दिशा में वियोजित भाग ये आ जाता है P sin थीटा। तो आपने देखा कि वेक्टर P का जो दो दिशाओं में वियोजन किया गया वो क्या था? P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा OP के अनुदिश था, P sin थीटा OP के लंब दिशा में था। अब हम ये काम करते हैं कि इन दोनों के कारण, यानी P cos थीटा और P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि अगर हम OP के अनुदिश P cos थीटा है ये, तो P cos थीटा ये अच्छी स्थिति में हो गया बिंदु P, और ये जो हमने अभी बनाया P cos थीटा ये अच्छी स्थिति में हो गया। तो इसके पहले के फार्मूले में आपने पढ़ा था कि अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 2p/r³ था। तो P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लिख लेते हैं कि P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E1 फॉर्मूला लगाते हैं 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा हो जाएगा 2p cos θ/r³। ये आपको मिल गया। दूसरा, जो P sin थीटा के कारण अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P स्थित होगा, इसलिए निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगेगा। तो लिखते हैं P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E2 ये लगेगा, कैपिटल E2 = 1/4πε0 इंटू P sin θ/r। ये समझ में आया? चूंकि E1 और E2 ये दोनों सदिश राशि हैं, इसलिए इनका परिणामी क्या आएगा? इसका परिणामी
दोनों से निरूपित समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से मिलेगा, ये ई बनेगा, वेक्टर ई। इसका अगर सदिश योग लिखें तो वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बनेगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बनेगा। लेकिन अगर इनका परिमाण लिखते हैं तो वेक्टर E1 का परिमाण E1 और वेक्टर E2 का परिमाण E2 आएगा, जिसकी वैल्यू यहाँ हमने निकाली है। क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत, इसलिए इनका परिणामी पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त होगा, अर्थात E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, या E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 E2 की वैल्यू निकाली जा चुकी है, ये लिख देते हैं। ये क्या आएगा, बिंदु P पर यहां लिख देते हैं, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम E1 और E2 के वैल्यू रखते हैं, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये वाला तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हम अंडर रूट के ही अंदर अगर कॉमन लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू p स्क्वायर अपान r क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान r क्यूब इंटू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान r क्यूब इंटू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फार्मूला बना, कौन सा, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बना। अगर ये परिणामी OP की दिशा से या E1 की दिशा से फाई कोण बनाता है तो tan फाई इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, लंब यहाँ पे वाला बनेगा अर्थात E2 बनेगा बटे E1, तो tan फाई इक्वल टू E2 अपान E1 या tan फाई इक्वल टू E2 की वैल्यू तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा अपान r क्यूब बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा अपान r क्यूब, या tan फाई इक्वल टू सब कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, p अपान r क्यूब से p अपान r क्यूब कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 1/2 साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो 1/2 इंटू tan थीटा, ये tan फाई इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू tan थीटा। क्लियर। अब आपका जो दूसरा पार्ट था, ये तो पहला पार्ट प्रूफ हुआ, दूसरा पार्ट एक समान y वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण। आइए इसे देखते हैं। हम जानते हैं यदि किसी y वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करता है।
हमें द्विध्रुव के कारण निकालना है, इसलिए हम एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया, ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, इसकी बीच की दूरी कितनी है 2l, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी 2l, यानी आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। ये क्षेत्र की दिशा से थीटा को बना रहा है। अब अगर यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक वैद्युत बल लगेगा F, और माइनस क्यू आवेश पर भी एक बल लगेगा F, लेकिन ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, लेकिन परिमाण में बराबर। तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और उस बलयुग्म के कारण ये द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करता है। अर्थात जिस बलयुग्म के कारण यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है वह प्रत्यानयन बलयुग्म कहलाता है। हमें ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण को व्यक्त करते हैं टो से। किससे व्यक्त करते हैं? टो। लिख देते हैं ये टो। ये क्या है? बलयुग्म का आघूर्ण। लिख देते हैं बल युग्म का आघूर्ण। बलयुग्म के आघूर्ण को टो से व्यक्त करते हैं। और बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? दोनों बलों से कोई एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। आइए निकालते हैं इसकी बीच की लंबवत दूरी क्या होगा। यदि ये A है और ये B है तो ये क्रिया रेखा एक क्रिया रेखा, इसको हम एक ये बना देते, बिंदु लिख देते C। ये कोण थीटा दिया ही गया है। हम AC की वैल्यू निकालते हैं। AC की वैल्यू किससे आएगा? AC लिख देते हैं AC अपान 2l। ये कोण थीटा है तो लंब होगा, कर्ण होगा और आधार होगा, चूंकि 90 डिग्री है तो AC अपान 2l लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। तो लिख देते हैं साइन थीटा, या AC इज इक्वल टू 2l इंटू साइन थीटा। AC की वैल्यू आई। जो दोनों बल लगे हैं F इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल E होता है। अब हमें बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, तो बलयुग्म का आघूर्ण टो इज इक्वल टू एक बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लिखते हैं क्या इक्वल टू F गुणे लंबवत दूरी AC हो गया। आप F और AC की वैल्यू रखेंगे तो टो इज इक्वल टू F के स्थान पर 2l इंटू साइन थीटा, और F के स्थान पर Q इंटू E, ये जो यहाँ निकाला गया था, इंटू AC के स्थान पर 2l इंटू साइन थीटा। इस प्रकार टाउ इज इक्वल टू 2QL एक में लिख देते हैं, बचा क्या? E साइन थीटा। 2QL पहले से जानते हो क्या था? 2QL आघूर्ण किससे व्यक्त करते थे? P से व्यक्त करते थे। कौन सा आघूर्ण था? द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था। इसलिए और ये क्या है? ये टो क्या है? बलयुग्म का आघूर्ण है, और P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो टो इज इक्वल टू इसके स्थान पे लिखेंगे P E इंटू साइन थीटा। यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में 2QL बराबर P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P क्या है? फिर से देख लो, P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, जबकि टो क्या है? बलयुग्म का आघूर्ण है।
तो इस प्रकार हमारा फार्मूला बना टो इज इक्वल टू PE इंटू साइन थीटा। अब थीटा का यदि हम विभिन्न मान रखते हैं तो टो का विभिन्न मान प्राप्त होता जाता है। ये आपने देखा। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे।